students. This is your inorganic lecture. जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आपके कंपैरिजन था 3D एलिमेंट्स का 4D एंड 5D के साथ, तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने साथ ही उनको कंपेयर कर लिया था 3D एलिमेंट्स को 4D एंड 5D के साथ, जैसे उनका आयनिक साइज, उनके आयनाइजेशन एनर्जी, उनके एटॉमिक रेडियाई, तो जितने भी उनके जैसे डेंसिटी की जब हमने कंपैरिजन उठाया था तो हर एक फैक्टर की हमने साथ के साथ कंपैरिजन की थी। तो मैं अलग से इस टॉपिक को डील नहीं करूंगी, तो वो आप साथ के साथ मेरी वो वीडियोस को देख सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ 3D एलिमेंट्स विद 4D एंड 5D का। नेक्स्ट जो आपके इस चैप्टर में था वो था स्ट्रक्चर कुछ कंपाउंड्स के, जैसे FeCl3, VOCl2। तो ये कुछ कंपाउंड्स है, उनके आपको स्ट्रक्चर और उनकी आपको कुछ प्रॉपर्टीज करनी है। तो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के लिए मैं जितने भी आपके 4-5 कंपाउंड्स हैं, तो मैं आपको उसके नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, आप उसको नोट्स से उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज उसकी सिंथेसिस होगी कि हम इसको ऐसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, ये ग्रीन कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये पॉइजनस है, ये नहीं पॉइजनस है। तो उसमें मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है कि मैं उस सेम चीज थ्योरी को आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर रिएक्शन एज सच लिखूं, तो टाइम कंज्यूम भी होगा। इसलिए मैं आपको उन रिएक्शंस की और उनके प्रॉपर्टीज की नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा इतना ही था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और नेक्स्ट चैप्टर हम आज के लेक्चर में उठाएंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ना जरूरी क्यों है। तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो ये उसी का आगे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाती है। क्लियर? लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जरूरत क्यों है पढ़ने की, तो आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये समझाती हूँ। जैसे आपने क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर की पिगमेंट प्लांट्स के अंदर होती है, जिस वजह से उनका कलर ग्रीन होता है और वो फूड सिंथेसिस में हेल्प करती है। क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स है, क्लियर, और ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसी तरीके से आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। हमारे ब्लड के अंदर एक रेड कलर की पिगमेंट है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है, ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इमेजिन करो, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना हो तो क्या लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने हीमोग्लोबिन और आपको क्लोरोफिल का एग्जांपल बताया, क्लियर। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की और क्या यूटिलिटी हो सकती है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारा वाटर ट्रीटमेंट के अंदर यूज होते हैं। जैसे आपने कभी भी नाम सुना होगा EDTA का, हम हार्डनेस ऑफ वाटर को कम करने के लिए EDTA को यूज करते हैं। हम प्लांट ट्रीटमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यूज करते हैं। और जो एनालिसिस होती है ट्रेस एलिमेंट्स को एनालाइज करना, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यूज करते हैं। और जो सरफेस मेटल्स की सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को यूज करते हैं। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्लियर। तो ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में था कि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ना क्यों है। अब हम ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो एक मेटल होगा और उस मेटल को लिगेंड्स सराउंड करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, क्लियर। कुछ डेफिनेट ज्योमेट्री होगी इनकी, टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, स्क्वायर, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, कुछ भी हो सकते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। लेकिन एक लेमैन के टर्म्स में मैं यही कहूंगी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होंगे? मेटल आयन को नंबर ऑफ लिगेंड्स सराउंड करेंगे बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, जिसके अंदर क्या हो, मेटल है और मेटल लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है। कैसे? क्योंकि लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल आयन को देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनेंगे। तो एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, NiCl2 हमने लिया, ठीक है, NiCl2 लिया, निकल क्लोराइड डाइक्लोराइड, इसका ग्रीन कलर है, दिस इज इन ग्रीन इन कलर, क्लियर। जैसे ही मैंने इसके अंदर एक्वस अमोनिया सोल्यूशन ऐड किया, एक्वस अमोनिया सोल्यूशन इसके अंदर ऐड किया, तो इसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और वो कलर जो है पर्पल कलर बन जाएगा, पर्पल कलर में ये चेंज हो जाएगा। अब पर्पल कलर में ये चेंज हुआ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कॉम्प्लेक्स, तो वो जो कॉम्प्लेक्स था वो क्या था, निकल इस कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर मैं प्रॉपर कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स होगा। तो निकल डाइक्लोराइड जब मैंने लिया, एक नॉर्मल हमारा सॉल्ट था, इसको जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में मैंने ऐड किया तो हमें जो रिजल्टेंट कंपाउंड मिला वो क्या था, पर्पल कलर का कंपाउंड था। और इस पर्पल कलर के कंपाउंड को ही हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यहां पर पढ़ना है। कोई और एग्जांपल ले लें, मान लो मैंने AgCl लिया, AgCl के अंदर अगेन अमोनिया डाला, तो ये क्या बन जाएगा, AgNH3 ट्वाइस, तो ये सिल्वर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को रिप्लेसमेंट इस लिगेंड्स ने इन लिगेंड को रिप्लेस कर दिया, अब ये नॉर्मल आयन नहीं रहा, ये क्या बना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया। क्योंकि इसके जो आयन होंगे, एग्जांपल इसको अगर हम फर्दर डिसोशिएट करवाएं इस कॉम्प्लेक्स को, तो ये किसमें डिसोशिएट होगा, Ni NH3 6 2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा। क्लियर, ये कॉम्प्लेक्स इसमें डिसोशिएट हुआ। उसी तरीके से अगर मैं इस आयन के डिसोसिएशन की बात करूं तो ये किसमें डिसोशिएट हो जाएगा, Ni2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर ये डिसोशिएट हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन की फर्दर डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना, इसकी फर्दर डिसोसिएशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एक होते हैं हमारे डबल सॉल्ट और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में? देखो, डबल सॉल्ट जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट हम लगाएं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लगाएं या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लगाएं, ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। अब देखो, जब मैंने इसको डिसोशिएट करके NiCl2 को मैंने डिसोशिएट किया, ऑल्दो ये एक डबल सॉल्ट नहीं है क्योंकि इसके साथ और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर बता रही हूँ कि जैसे ये Ni2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये डिसोशिएट हो गया, और वहीं पर जब हमने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखा तो ये सिर्फ 2 आयन्स के अंदर डिसोशिएट हुआ, ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन और ये हमारा काउंटर आयन। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन को हम फर्दर डिसोशिएट नहीं कर सकते, ये फर्दर डिसोशिएट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट में। अब डबल सॉल्ट का और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे आपने मोर सॉल्ट के बारे में सुना होगा, आपने कार्बोलाइट के बारे में सुना होगा, तो ये सब क्या है, हमारे डबल सॉल्ट हैं कि डबल सॉल्ट को जैसे ही हम उनको डिसोशिएट करवाएंगे तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे। जैसे KCl प्लस MgCl2 और प्लस 6H2O, मैं कोई डबल सॉल्ट बना रही हूँ,
इन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके या इन केमिकल्स को यूज करके जो डबल सॉल्ट होगा वो क्या होगा, KCl, MgCl2 एंड 6H2O। ये क्या बना हमारा, कार्बोनेट। ठीक है, तो ये डबल सॉल्ट है। क्लियर, ये क्या है, एक डबल सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट है कार्बोनेट। और ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हम इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नीचे लिखा हुआ है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये डबल सॉल्ट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, जैसे ही मैं इस डबल सॉल्ट को आयनाइज करवाऊंगी ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। किसके अंदर, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोशिएट हो गया, इंडिविजुअल आयंस के अंदर ये सॉल्ट डिसोशिएट हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्स आयन और अपने काउंटर आयन के अंदर डिसोशिएट होगा। पहला डिफरेंस इन दोनों का ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ डबल सॉल्ट सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ सॉलिड स्टेट के अंदर इनकी एग्जिस्टेंस होगी, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे ये। और उसी तरीके से जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये एक्वस फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में दोनों स्टेट्स में ये एग्जिस्ट करेंगे। तीसरा डिफरेंस इनका ये है कि जो डबल सॉल्ट है, जैसे हमने इसको आयनाइज किया इनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो इनकी जो प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी थी, वो लॉस्ट हो गई, क्योंकि ये डबल सॉल्ट जो है इंडिविजुअल आयंस के अंदर ब्रेकअप हो गया। लेकिन उसी तरीके से जब मैंने इसको डिसोशिएट करवाया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, ये अपने कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन में डिसोशिएट हुआ, यहाँ पर इसकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट नहीं होगी, आइडेंटिटी जो है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि ये फर्दर अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं हुआ। तो यहाँ पर इंडिविजुअल जो सॉल्ट की आइडेंटिटी थी वो क्या हो गई, कंप्लीटली लॉस्ट हो गई, क्योंकि वो कंप्लीट किस में आयनाइज हो गया, डिफरेंट आयंस में, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आयनाइज हो गया। यहाँ पर जो इसकी कंप्लीट आइडेंटिटी थी वो लॉस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये फर्दर जो इसका कॉम्प्लेक्स आयन है ये फर्दर आयंस के अंदर डिसोशिएट नहीं हो रहा। क्लियर, तो इस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। फोर्थ डिफरेंस इनका ये है कि जो हमारे डबल सॉल्ट है ये नॉर्मल वैलेंसी को शो करते हैं। ठीक है, नॉर्मल वैलेंसी उनकी होगी। और ये हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इसमें आपने +2 में सुना होगा, जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ा होगा, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो ये दो टाइप की वैलेंसीज को शो करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है ये हम आगे वर्नर्स थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की है उसके अंदर देखेंगे। क्लियर, तो डिफरेंस जो है डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको आना चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ, डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस कि डबल सॉल्ट जो है वो कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा कोऑर्डिनेशन सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या है, अपनी आइडेंटिटी जो है आयनाइजेशन के बाद उसकी लूज हो जाएगी, यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होगी, ये सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है हमारे एक्वस फॉर्म और सॉलिड स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करेंगे। ये नॉर्मल वैलेंसी यहाँ पर शो करेंगे, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी शो करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर, तो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, उसको हम देखते हैं। ऑल्दो ये टर्मिनोलॉजी तुमने पहले भी पढ़ी है, बट चलो एक रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी इन टर्मिनोलॉजी की। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी में हम लेते हैं दैट इज लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, तो इसको रिमूव नहीं करूंगी यहाँ से, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन का बार-बार एग्जांपल मुझे यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड का मतलब जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और वो मेटल के साथ क्या बनाए, मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाए, लिगेंड्स। ठीक है, तो लिगेंड्स जो है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लिगेंड्स जो है हमारी चार्ज्ड भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो जो लिगेंड है वो डिपेंड करता है मेटल के साथ बॉन्ड कैसे बनाएंगे। अगर वो अपना एक एटम के थ्रू बॉन्ड बना रहे हैं तो हम उनको यूनिडेंडेंट लिगेंड बोलेंगे। अगर कोई लिगेंड अपने 2 मेटल आयंस
आयंस को, मेटल एटम्स को, सॉरी अपने एटम्स को, नॉट अ मेटल एटम, अगर लिगेंड अपने दो एटम्स को यूज कर रहा है तो वो बाइडेंडेंट लिगेंड होगा, तीन को यूज कर रहा है ट्राइडेंडेंट, फर्दर मल्टीडेंडेंट लिगेंड्स था। जैसे ईडीटीए हम पढ़ते हैं तो ईडीटीए में वो अपने 6 डोनर एटम्स को लिगेंड यूज करता है मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होने के लिए, ठीक है। तो उस तरीके से हम लिगेंड्स को डिवाइड करते हैं कि वेदर लिगेंड इज अ यूनिडेंडेंट, बाइडेंडेंट, ट्राइडेंडेंट और मल्टीडेंडेंट। जैसे इस एग्जांपल में मेरा लिगेंड था, वो लिगेंड क्या है, जैसे मेटल के साथ यहाँ पर मेटल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड हमने लिया अमोनिया, अमोनिया लिगेंड के साथ बाइंड कर रहा है, क्लियर। अब अमोनिया जो है किसके थ्रू बाइंड करेगा, अमोनिया जो लिगेंड है डेफिनेटली वो नाइट्रोजन एटम के थ्रू बाइंड करेगा मेटल के साथ। अगर ये सिर्फ नाइट्रोजन के थ्रू ही बाइंड कर रहा है लिगेंड, तो हम ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे, यूनिडेंडेंट लिगेंड। ये लिगेंड क्या हो जाएगा, यूनिडेंडेंट लिगेंड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई लिगेंड मेटल के साथ बाइंड कर रहा है बाय यूजिंग इट्स 2 एटम्स, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, बाइडेंडेंट लिगेंड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हम लें इथाइलिन डायमीन, जो इथाइलिन डायमीन है NH2 और ये भी NH2, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के थ्रू मेटल एटम के साथ बाइंड कर रहा है, तो इथाइलिन डायमीन जो है अपने 2 एटम्स को यूज करके मेटल एटम्स के साथ बाइंड कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड को हम बोलेंगे बाइडेंडेंट। ये लिगेंड क्या हो जाएगा, बाइडेंडेंट लिगेंड हो जाएगा। तो जितने एटम्स को वो यूज करके अब मेटल एटम के साथ बाइंड कर रहा है, हम उस प्रोसेस को डेंसिटी बोलते हैं। कोई भी लिगेंड की डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी का मतलब क्या है, वो कितने लिगेंड के कितने एटम को यूज करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है। अगर एक एटम के थ्रू वो कोऑर्डिनेट हो रहा है तो वो यूनिडेंडेंट है, अगर वो 2 एटम्स के को यूज करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है तो वो बाइडेंडेंट है। बाइडेंडेंट में और क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं, दूसरा ऑक्सलेट, तो ऑक्सलेट ये भी काफी यूज टू होंगे आप ऑक्सलेट नेम के साथ भी, तो तभी मैंने ऑक्सलेट एग्जांपल लिया है। तो ये ऑक्सलेट है। अब देखो ऑक्सलेट मेटल एटम के साथ बाइंड कर रहा है विद यूजिंग इट्स थ्रू इट्स ट्रू ऑक्सीजन एटम्स, तो ये भी लिगेंड क्या हो जाएगा, बाइडेंडेंट लिगेंड हो जाएगा, क्लियर। तो ये होती है डेंसिटी किसी भी लिगेंड की, वो कितने मेटल एटम्स के थ्रू, सॉरी कितने एटम्स के थ्रू मेटल के साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है, क्लियर। तो लिगेंड्स में इतना ही। दूसरा, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स थ्रू विच द लिगेंड बाइंड थ्रू मेटल, कि हम यूनिडेंडेंट है, बाइडेंडेंट लिगेंड को यूज कर रहे हैं या मल्टीडेंडेंट लिगेंड को यूज कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट है कि होमोलेप्टिक लिगेंड्स होते हैं, कुछ हेट्रोलेप्टिक लिगेंड्स होते हैं। होमोलेप्टिक लिगेंड्स नहीं, बेसिकली इसको हम कॉम्प्लेक्सेस ही बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, नाम सुना होगा, होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक और ये हो जाएगा हेट्रोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, जैसे मान लो मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स लिया, लेट्स सी मैंने कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स लिया, तो कोबाल्ट मेटल आयन है, इसके साथ अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे सेम है तो ये क्या हो जाएगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो जाएंगे, जिसमें एक ही टाइप के नंबर ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट है। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल निकल का लिया, उसके अंदर 6 अमोनिया थे, मैंने 5 अमोनिया कर दिए और 1 वाटर कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स मेटल के साथ कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, ठीक है। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम देखेंगे। ओके, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम इसके अंदर यूज करेंगे दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने लिगेंड्स जो हैं हमारे मेटल आयन के साथ अटैच हैं। जैसे इसके साथ 6 लिगेंड अटैच है मेटल के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं क्रोमियम ये कॉम्प्लेक्स लूं क्रोमियम का, तो इसका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने नंबर ऑफ लिगेंड हमारे मेटल आयन्स के साथ अटैच है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्लियर।
तो जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का क्या हो जाएगा, इसमें भी 6 हो जाएगा, क्योंकि निकल के साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं, 6 लिगेंड्स अटैच है, 5 अमोनिया एंड 1 वाटर। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारी टर्मिनोलॉजी है दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे मैंने आपको वेरी फर्स्ट एग्जांपल लेकर बताया था, जैसे हमारा अमोनिया हमने सिंथेसाइज किया था, निकल का कॉम्प्लेक्स हमने सिंथेसाइज किया था, क्या था, NiNH3 6Cl2, ये हमारा कॉम्प्लेक्स था, क्लियर, जो कि किससे बना था, NiCl2 प्लस अमोनिया एक्वस सोल्यूशन का, एंड हमारा कॉम्प्लेक्स था, क्लियर। अब देखो ये जो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट्स होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा क्या होगा, काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा प्रेजेंट है, आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। काउंटर आयन हम किसे बोलेंगे, जो आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट है, दैट आर द काउंटर आयन, क्लियर। अब जैसे मुझे इसका आयन बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स आयन और काउंटर आयन इसके होंगे। जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो क्या होगा, NH ट्वाइस 6 टाइम ब्रैकेट क्लोज प्लस इसके ऊपर चार्ज प्लस 2Cl, ये इसी में डिसोशिएट हुआ था कॉम्प्लेक्स हमारा। तो इसमें एक हमारा क्या बना, NiCl6, 2 पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और 2Cl नेगेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लेक्स के अंदर हम उसको 2 पार्ट्स में कह सकते हैं, डिवाइड करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन। जो विद इन दी ब्रैकेट आइडेंटिटी है हम उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो आउटसाइड की स्क्वायर ब्रैकेट आइडेंटिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन, ठीक है। एक्सक्यूज मी, यस। तो नेक्स्ट जो इसकी टर्मिनोलॉजी है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे निकालेंगे, तो अगेन हम सिंपल यही एग्जांपल लेकर चलते हैं। इसके ऊपर कितना चार्ज था, 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब मुझे इस मेटल आयन की क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मेटल आयन की, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट। वो हम कैसे निकालेंगे, वो मालूम है ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर कितना प्रेजेंट है, +2 प्रेजेंट है। हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको हमने एक्सपोज किया, इसके पास है, ये लिगेंड है कैसे, क्या ये लिगेंड न्यूट्रल है, क्या इस लिगेंड के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, क्या इस लिगेंड के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल है, जैसे अमोनिया है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो 0 इंटू 6, तो x क्या हो जाएगा, +2, ठीक है। ये देखने के लिए कि आपका चार्ज क्या है लिगेंड्स का, तो आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स दिए हुए हैं, आप लिगेंड्स के क्रॉसपॉन्डिंग उनका चार्ज बताया हुआ है कि उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ठीक है। तो आप एक बार उस टेबल को गो थ्रू कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये लिगेंड है तो इसके ऊपर ये चार्ज हो सकता है, इसके ऊपर ये चार्ज हो सकता है। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लूं आपका, लेट्स से कि मुझे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो अमोनिया लिगेंड एक ट्वाइस एंड दूसरा Cl2, तो ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर मुझे क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेटिनम की निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है, तो ओवरऑल चार्ज इसका क्या है, 0, ठीक है। प्लेटिनम की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको मैंने x एज्यूम किया, प्लस अमोनिया क्या है, मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि, तो 0 इंटू 2 अमोनिया यहाँ पर प्रेजेंट है, देन प्लस Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर -1 नेगेटिव चार्ज, तो Cl का -1, तो कितने Cl है, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 के बराबर है। तो ये क्या बना, x
-2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम है हमारा कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इस एग्जांपल में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्लियर? तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल आयन की। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी चार्ज है, चार्ज टोटल स्फीयर पर कितना प्रेजेंट होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पिछला एग्जांपल मैंने दिया था तो उसके ऊपर कितना +2 चार्ज था, मतलब कि एल्जेब्रिक सम इन लिगेंड्स का और मेटल के चार्जेस का वो किसके बराबर होगा, जो चार्ज हमारा नेट कॉम्प्लेक्स का होगा उसके इक्वल होगा, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। होमोलैक्टिक एंड हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है सिंगल मेटल आयन प्रेजेंट हो सराउंडिंग दी सेवरल लिगेंड्स। तो जो सिंगल मेटल आयन मैंने देखा कि आयरन का एग्जांपल होगा, आयरन FeCO5, तो यहाँ ये क्या है? मोनोन्यूक्लियर, एक ही मेटल आयन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही प्रेजेंट है, दैट इज मोनोन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब क्या है? एक से ज्यादा मेटल आयन प्रेजेंट हो और वो ब्रिज आपस में उनका ब्रिज बन रहा हो, या तो लिगेंड्स के थ्रू या उनका मेटल का आपस में ब्रिज बन रहा हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। जैसे पॉलीन्यूक्लियर का एग्जांपल हो सकता है CO2, इसके साथ कार्बन आयन लिगेंड्स लगे हुए हैं A, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल है, देखो ये है कोबाल्ट और ये है कार्बन आयन, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मेटल आयन प्रेजेंट है, वो कोऑर्डिनेट है सेवरल लिगेंड्स से, और ये कोऑर्डिनेशन की कैसे हो सकती है? ये ब्रिजिंग के थ्रू भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोई ब्रिज बन रहा हो लिगेंड्स का, या इनके बीच में मेटल डायरेक्ट बॉन्ड हो। मेटल बॉन्ड डिपेंड करते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या मल्टीपल बॉन्ड हो सकती है मेटल और मेटल के बीच में, ठीक है। ये हम अपने आगे जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि हाँ कितने इसके अंदर बॉन्ड मेटल में बन सकती है। दूसरा ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या होगा कार्बोनाइल का, तो उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो सिर्फ पॉलीन्यूक्लियर में आप यही समझे कि एक से ज्यादा मेटल एक दूसरे के साथ अटैच हो, वो अटैच इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज हो सकते हैं या डायरेक्ट सिंगल डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो सकते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा मेटल आइटम्स प्रेजेंट हो, जिसमें सिर्फ एक ही मेटल आयन प्रेजेंट हो, उसको हम बोलेंगे मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी हमारी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की। अब हम चलते हैं वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पर। तो देखो वार्नर ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की थ्योरी दी थी, उसने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर और उसकी बॉन्डिंग कैसे हो सकती है। तो वार्नर को इस अचीवमेंट के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था कि बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वार्नर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। अब आपको मैं पोस्टुलेट बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक जो फ्रेमवर्क है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का उसका थोड़ा आइडिया लग गया, ठीक है। जैसे मैंने कुछ वर्ड्स यूज की तो वही एक हम उसको फ्रेम करके आपको क्लियर हो जाएगा वो सब चीजें। तो देखो वार्नर थ्योरी जो थी, वार्नर के कुछ पोस्टुलेट्स थे उसकी बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो पोस्टुलेट था वो ये कि जो भी कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है वो सेटिस्फाई होता है 2 वैलेंसी से। एक तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की होगी प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की होगी सेकेंडरी वैलेंसी। 2 वैलेंसी से वो सेटिस्फाई होगा, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे मान लो ये एग्जांपल हमने लिया NiNH3 6 2 पॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स आयन प्लस Cl नेगेटिव। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है,
अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाऊं तो ये हो जाएगा यस। ठीक है, एग्जाम्पल अगेन हमने वो भी दिया अपना स्टार्टिंग वाला। तो वार्नर ने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें दो टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? तो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो होगी हमारे मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द प्राइमरी वैलेंसी, जो कि काउंटर आयन भी प्राइमरी वैलेंसी के अंदर इन्वॉल्व होंगे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो मुझे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो आयन जो है काउंटर आयन Cl2, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन बना उसके ऊपर क्या चार्ज था? 2 पॉजिटिव चार्ज था। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? x + 6 × 0 = +2, तो x = +2। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी किसने सेटिस्फाई की? हमारे काउंटर आयंस भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, एंड सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई करेगा? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड्स दैट आर सराउंडिंग द मेटल आयन विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जिसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी दैट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस मेटल आयन। तो जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। वार्नर का फर्स्ट पोस्टुलेट ये था। दूसरा पोस्टुलेट वार्नर का ये था कि जो सेकेंडरी, अगेन मैंने फर्स्ट के अंदर उसको रिपीट कर दिया कि फर्स्ट पोस्टुलेट ये था, secondary valency is satisfied by the number of ligands that are present within the coordination sphere। तो सेकंड नंबर पे उसने सेम कहा कि secondary valency is equals to the coordination number। जैसे फर्स्ट जो प्राइमरी वैलेंसी थी that is equal to its oxidation state। ठीक है, तो कोई भी मेटल आयन अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को टेंड्स टू सेटिस्फाई करना चाहेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है इसका लास्ट पोस्टुलेट जो है वार्नर का वो ये कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी दैट इज डायरेक्शनल इन नेचर। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या है? डायरेक्शनल होगी नेचर में, और जो प्राइमरी वैलेंसी है दैट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये नॉन डायरेक्शनल होगी। अब डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो हमारे लिगेंड्स हैं वो इसके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड है वो सर्टेन कोई उनकी वेल स्पेसिफाइड ज्योमेट्री होगी, कोई शेप होगी। जैसे ये ऑक्टाहेड्रल, इसके साथ नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6। उसी तरीके से जैसे मैंने क्रोमियम का लिया तो ये TbP है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं? 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है? डायरेक्शनल है, क्योंकि उनकी कोई वेल स्पेसिफाइड क्या है? ज्योमेट्री है। तो हम बोलेंगे कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो डायरेक्शनल इन नेचर होगी, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होगी। तो ये वार्नर्स की क्या थे? कुछ पोस्टुलेट्स थे। अब आपके लिए एक होमवर्क है, वो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसी के रिलेटेड है। वो आपको क्या करना है? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए आपने कोई कॉम्प्लेक्स लेना है। कॉम्प्लेक्स को, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स लिया, कॉम्प्लेक्स को जनरली उसके अंदर क्या होगा? हेलाइड्स होंगी। हम इसको डिफरेंट टेस्ट के साथ उस कोऑर्डिनेशन थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई करवाना है। तो उसमें जैसे सबसे पहले बोला कि प्रेसिपिटेशन, जैसे कोई मैंने कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है CuCl3 3NH3 H2 AgNO3 के साथ उसकी प्रेसिपिटेशन करवाएंगे। जैसे आपको मैं थोड़ा एग्जांपल दे देती हूँ, करना आपको खुद होगा ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कॉम्प्लेक्स की। जैसे मैंने ये लिया CuCl3 3NH3, ठीक है, ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है। जब मैंने इसको AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया, AgNO3 से कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं है, नो PPT फॉर्म। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर होगा कि जो हमारा ये 3 लिगेंड जो है क्लोराइड लिगेंड, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप सिल्वर का कोई सॉल्ट ले रहे हैं, अगर कोई हैलाइड प्रेजेंट है, तो सिल्वर हैलाइड के साथ कंबाइन होकर प्रेसिपिटेशन जो बनेगी वो AgCl की प्रेसिपिटेशन बनेगी, राइट। लेकिन यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन बन नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे 3 हैलाइड के लिगेंड है वो Ag के साथ नहीं जा रहे हैं। वो Ag के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं ये जानना जरूरी है इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने आपको बताया था जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे वो फर्दर आयोनाइज नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जो ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो ये
Cl लिगेंड है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ पर आ रहा है, ये काउंटर आयंस नहीं है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर ये पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसकी कोई प्रेसिपिटेशन नहीं आ रही। उसी तरीके से अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स लूं, अगेन ऐसे यहाँ पर मैंने 3 ही NH3 लिए, अगर मैंने यहाँ पर 4 NH3 लिए, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 4 NH3 लिए तो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि 1 प्रेसिपिटेट मुझे मिल रही है। तो वो 1 प्रेसिपिटेट किसकी हो सकती है, वो AgCl की 1 प्रेसिपिटेट हो सकती है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेरे आयंस आएंगे वो प्रोबेबली क्या आएंगे, NH3 4 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा Cl2, क्योंकि एक जो Cl है वहां से वो AgCl की फॉर्म में क्या बना ली उसने, प्रेसिपिटेशन बना ली, ठीक है। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो ये हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको इसी तरीके से आपको वेरीफाई करवाना है। अगर मैंने COCl3 लिया, 5 NH3 लिए, 6 NH3 लिए, 3 NH3 का मैंने आपको बता दिया, 4 का भी बता दिया, तो रिजल्टेंट कंपाउंड हमारा क्या होगा और हमें प्रेसिपिटेट किसकी मिलेगी या किसकी नहीं मिलेगी। क्योंकि इससे क्या होगा, आप जो भी वार्नर ने ये बताया था कि कोऑर्डिनेशन, हाँ ये प्राइमरी वैलेंसी है, ये उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर से सेटिस्फाई हो सकती है, तो आप डिफरेंट जब इसकी यहाँ पर चेंज कर देंगे प्रपोर्शन को, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, आपको रिजल्टेंट कंपाउंड भी डिफरेंट मिलेगा। आप उसकी यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैलकुलेट करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वार्नर जो अपने पोस्टुलेट में क्या बताना चाह रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, मैंने आधा आपको हिंट दे दिया। नेक्स्ट 5 मोल ऑफ अमोनिया और 6 मोल ऑफ अमोनिया के साथ आप खुद इसको परफॉर्म करना, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपने खुद करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट इज दी चिलेट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका चिलेट्स टॉपिक लेंगे। थैंक यू।